So hey guys, welcome back to my channel. In this, I've started this series on graphs. तो यार ये सीरीज हम कुछ ऐसे बनाने वाले हैं कि पहले एक दो वीडियो के अंदर यार हम काफी बेसिक्स कवर करेंगे। ठीक है, अगर मान लो जिसको ग्राफ के बारे में कुछ भी नहीं पता उसके लिए पहले दो वीडियोस या पहले एक वीडियो होगा। एंड देन वी विल ट्राई टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी और लास्ट में हम लोग जाएंगे ट्रेसिंग द कर्व के ऊपर। ठीक है, ट्रेसिंग द कर्व मतलब कार्टेशियन प्लेन के अंदर कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज के अंदर यार अगर आपको कुछ नहीं आता तो बेसिक से स्टार्ट करो आप। ठीक है, और पूरा लास्ट तक जाओ। एक एक वीडियो मेरे ख्याल से 10 मिनट का होगा। अगर मान लो 10-11 वीडियो भी बने तो मतलब आपका 2-3 घंटे के अंदर आराम से आपको ग्राफ हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो यार पहले तो हम लोग समझते हैं एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाए, या आप सिंपल से लेते हैं एक लाइन का ग्राफ कैसे बनाए। ठीक है, तो देखो मान लो लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर एक चीज समझना कि जो m होता है वो हमारा होता है स्लोप। यार स्लोप को मैं समझने के लिए, स्लोप को जब हम कैलकुलस के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर स्लोप को मैं समझने के लिए स्लोप को ढलान या चढ़ाई बोलता हूँ। अगर आपका स्लोप जो है वो नेगेटिव है तो मैं उसको ढलान बोलूंगा। ठीक है, अगर आपका स्लोप जो है पॉजिटिव है तो मैं उसको चढ़ाई बोलूंगा। ठीक है, अगर आपका स्लोप ज्यादा है, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है और आपका स्लोप बढ़ते जा रहा है तो मतलब उसकी चढ़ाई बढ़ती जा रही है। देखो जैसे मान लो अगर m इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और एक चीज समझना कि जो m है ना स्लोप है, ये हमेशा tan थीटा होता है। ये चीज भी समझाता हूँ। ये देखो ये मान लो ये आपका स्लोप है, कर्व है मान लो ये। स्लोप क्या होता है, जैसे टेंजेंट होता है किसी पॉइंट पे। मान लो इस पॉइंट पे अगर आपका स्लोप जो कि आपका टेंजेंट है वो ये है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, ये किसी उसको हिट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस को हिट कर रहा होगा और वहां से इसका एंगल थीटा होगा। जो tan थीटा होता है वो होता है हमारा स्लोप। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप, ये किसी पॉइंट पे किसी कर्व का स्लोप m। ठीक है, अब देखो इधर इस पॉइंट पे आपका टेंजेंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना। तो अब देखो यहाँ पे इसकी चढ़ाई, इधर देखो यहाँ पे इसकी चढ़ाई ऐसे थी और यहाँ पे इसकी चढ़ाई ऐसे हो गई, तो मतलब चढ़ाई बढ़ गई ना। ठीक है, चढ़ाई बढ़ गई इसका मतलब क्या है, m जो है हमारा बढ़ गया। m बढ़ गया, पॉजिटिव था उसमें बढ़ गया। अगर मान लो ये है, ये ढलान है, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, ढलान है और इसकी, या एक सेकंड ऐसे लो, ये है और ये है। तो देखो इसकी ढलान बढ़ गई ना, ढलान बढ़ गई, इसका मतलब क्या, स्लोप नेगेटिव था अब और ज्यादा नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो स्लोप को हम ऐसे समझते हैं। ठीक है, देखो इसका मैं कह रहा था, इसमें देखो सिंपल सिंपल बताता जाऊंगा, बस आपको याद रखना है। ये लाइन बनाएंगे हम, यहाँ पे जो इसका y इंटरसेप्ट है वो कितना होता है c, और इसका जो स्लोप होता है वो होता है m। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर अब अगर मान लो आपके पास दे रखा है पॉलिनॉमियल है कोई भी, क्वाड्रेटिक ले लेते हैं आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यार ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। कुछ भी मैंने मान लो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो को हमें पता है अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, उसका जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, -b/2a कॉमा -d/4a। ये इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अगर आपको इसकी इक्वेशन दे रखी है तो आप इसका वर्टेक्स निकालो। मान लो अगर आपका वर्टेक्स इधर आ रहा है और ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपके दो रूट आ गए। अगर मान लो ए लेस देन जीरो है तो आपका डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। वर्टेक्स आपका यहाँ पे आ रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला, एक भी रूट नहीं है। अब देखो इसको अब इसके ये रूट्स डिफाइन कैसे होंगे कि आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इस हाइट से डिफाइन होंगे ना।
इसके वाई वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -d/4a। अब देखो 4a और -1 तो कांस्टेंट है, तो किससे डिफाइन होंगे, d से। अगर आपका d इक्वल टू 0 है मतलब y इक्वल टू 0 है, इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो दो रिपीटेड रूट्स आएंगे, ठीक है। अगर आपका d ग्रेटर देन 0 है, एक चीज समझना, d ग्रेटर देन 0 है तो पूरी, और a ग्रेटर देन 0 है तो पूरी क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। देखो -1 इंटू में d/4a। अगर आपका a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है तो d/4a कितना आ गया, पॉजिटिव, और -1 से करेंगे तो नेगेटिव। तो आपका ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपका दो रूट्स आएंगे, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अगर आपका d लेसर देन 0 है तो मतलब उससे आप देख लेना, इसके कॉम्बिनेशन बनते हैं कि अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है। और a लेस देन 0 है, a नेगेटिव है और d पॉजिटिव है। अब देखो a नेगेटिव है, कुछ भी ले लो, अभी तो हमको बस ट्राई करना है। 1 1 डाल देता हूँ मैं। d क्या है, पॉजिटिव, +1 ले लिया मैंने, a नेगेटिव है तो मैं इसको -1 ले लूंगा, और -1 प्लस प्लस, तो देखो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है आपको, पॉजिटिव, और a क्या है, लेस देन 0, तो लेस देन 0 के अंदर डाउनवर्ड, ये फिर से देखो, फिर से दो रूट आएंगे। तो मतलब ऐसे आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। स्टडी केस है कि बस एक चीज आपको याद रखनी है कि a ग्रेटर देन 0 के अंदर अपवर्ड पैराबोला बनेगा, a लेस देन 0 के अंदर डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक ग्राफ बता दिया, और मैं धीरे धीरे बताते जाऊंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे और करवाते जाऊंगा। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास है कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड 2n-1 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें एक ऑड के अंदर एक चीज समझना, अगर हम x को टेंड करते हैं माइनस इंफिनिटी की तरफ, तो देखो x की जो हाईएस्ट पावर है वो किसकी तरफ टेंड करेगी, माइनस इंफिनिटी की तरफ, है ना। और ये हाईएस्ट पावर है इसकी, तो इसका मतलब क्या है, जो पूरा फंक्शन है वो किस तरफ टेंड करेगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। अगर मैं x को टेंड करवाता हूँ प्लस इंफिनिटी की तरफ, तो आपको जो पूरा फंक्शन है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, प्लस इंफिनिटी की तरफ, प्लस इंफिनिटी की तरफ। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ग्राफ आएगा किसी ऑड पॉलिनोमियल में, हमेशा हमेशा क्या आएगा, जो आपका माइनस इंफिनिटी की तरफ है वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। ये चीज बहुत जरूरी है यार, ये चीज याद रखना, ग्राफ बनाने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो ये है कि अगर आपका x माइनस इंफिनिटी है तो आपका y भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। अगर आपका x प्लस इंफिनिटी है तो आपका y क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। अब देखो यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है और यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है, और हमको स्टडी क्या करना रहेगा फिर, इसके बीच का नेचर, बीच में कैसा भी हो सकता है वो हमको स्टडी करना है, उसके डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव निकाल के, ठीक है। तो ऑड पॉलिनोमियल का आ गया हमको समझ। अ, अब मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई है इवन पॉलिनोमियल, इवन डिग्री का पॉलिनोमियल 2n का, ठीक है। तो इसके अंदर अलग चीज क्या आएगी उस वाले से, उसके अंदर x टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी था, तो y कहाँ टेंड कर रहा था, माइनस इंफिनिटी की तरफ। इसके अंदर क्या होगा, x टेंड टू माइनस इंफिनिटी होगा। तो अब देखो, जब किसी नेगेटिव की पावर तुम लोग इवन करोगे तो क्या हो जाएगी, प्लस आ जाएगी ना। तो इसका मतलब है कि जब x माइनस इंफिनिटी है तो y कितना होगा, प्लस इंफिनिटी यहाँ, और x प्लस इंफिनिटी है तो y भी प्लस इंफिनिटी यहाँ। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, नीचे आएगा, और नीचे का फिर नेचर हमको स्टडी करना पड़ेगा, और फिर ये ऊपर जाएगा। तो फिक्स क्या होगा इसके अंदर, कि ऊपर से नीचे आएगा, घूमेगा फिरेगा, और फिर वापस ऊपर चले जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि नीचे से ऊपर आएगा, घूमेगा फिरेगा, और फिर और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको पॉलिनोमियल बता दिया है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। पॉलिनोमियल मैंने कौन से बता दिया आपको, इवन बता दिया, ऑड बता दिया, ठीक है। और देखते हैं, अगर मान लो आपको दे रखा है 1/x की पावर n, ठीक है। अगर मान लो n है आपका ऑड, तो ऑड वाले के लिए क्या आएगा, ग्राफ ऐसा आएगा। ऐसा क्यों आ रहा है, ये जीरो जीरो क्यों नहीं हो रहा, क्या देखो x जीरो नहीं हो सकता ना, x तो डोमेन में ही नहीं है, x इक्वल टू जीरो तो डोमेन में ही नहीं है।
x0 होगा तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, और पहुंच भी रहा है देखो। प्लस जीरो होगा तो इंफिनिटी पहुंच जाएगा, माइनस जीरो तो ऑड के केस में माइनस इंफिनिटी पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आपका एन हुआ इवन, एन इवन हुआ तो आप जीरो माइनस डालो एक्स की जगह पे। जीरो ये लिमिट्स में देखेंगे हम लोग, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं। जीरो माइनस का मतलब है यार आपका जीरो से हल्का से कम। ठीक है, मान लो हो सकता है 0.00001 ऐसा। ठीक है, तो अब देखो इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो प्लस इंफिनिटी आ गया, ये ऐसा और ये ऐसा। ये चीज आपको याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। एन 1/x की पावर n के अंदर अगर n इक्वल टू ऑड दे रखा है हमको, तो उसको हम कैसे करेंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे। तो क्या भैया सारे सारे n के लिए सेम ग्राफ होगा? नहीं, डिफरेंस क्या आएगा, जैसे जैसे आपका n बढ़ता जाएगा। मान लो अगर n इक्वल टू 1 है तो आपका क्या आएगा, 1/x। तो 1/x मान लो ऐसा बन गया। तो अगर n इक्वल टू 3 है आपका, 1/x का क्यूब, तो 1/x का क्यूब कैसा बनेगा? मान लो इसकी जगह पे मैं 2 डाल देता हूँ, तो 8 आ गया और 1/2। अच्छा, तो देखो 2 पर 1/x क्या हमको वैल्यू देगा, 2 पर 1/x वैल्यू देगा हमको हाफ, 0.5। ठीक है, लेकिन 2 पर 1/x का क्यूब क्या वैल्यू देगा, 1/8। इधर आएगी कुछ 1/8। तो कहने का मतलब है ये ग्राफ थोड़ा ऐसा आ जाएगा नीचे। ये मतलब तुम कर लेना, कहने का मतलब है कि इसका स्लोप चेंज हो जाता है जब आप x की पावर माइनस एन इसका और इसका स्लोप देखोगे तो स्लोप चेंज रहेगा। इसका डेरिवेटिव करो, देखो x की पावर -2 है, इसका डेरिवेटिव करो, x की पावर -4 है। ठीक है, तो स्लोप चेंज हो रहा है। तो इसके केस में भी ऐसा ही है, नेचर सेम आएगा। देखो नेचर देखो, बस वैल्यूज अलग अलग देगा, उसके लिए वैल्यू ज्यादा देगा, उसके लिए वैल्यू कम देगा। ठीक है, और क्या है, और देखो अगर आपका y इक्वल्स टू दे रखा है हमको √n, तो इसको कैसे करेंगे, ये क्या आएगा, पैराबोला। कैसे आएगा पैराबोला, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। अब देखो स्क्वायर करते टाइम हमेशा डोमेन का ध्यान रखना कि इधर x इक्वल x ग्रेटर देन 0 डाल सकते हैं हम लोग, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो ये ऐसा पैराबोला बन जाएगा। अगर आपको दे रखा है y इक्वल्स टू √r² माइनस x², तो ये क्या आएगा, सर्कल आएगा। सर्कल कैसे आएगा, सॉरी सेमी सर्कल आएगा। एक चीज देखो यार, यहाँ पे प्लस है तो मतलब y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अब स्क्वायर करो, देखो जब आप कोई भी चीज स्क्वायर करो ना तो उसको डोमेन और रेंज पहले ही ध्यान रख लो। तो मैंने देख लिया y इज ग्रेटर देन 0 है, अब मैं स्क्वायर करके ऐसे लिख दूंगा इसको। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, स्क्वायर करके x² उधर ले गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, सर्कल बन गया। तो सर्कल भी सेमी सर्कल बनेगा। सेमी सर्कल क्यों बनेगा, अगर मैं नीचे वाला सर्कल बना दूंगा तो y लेसर देन 0 हो जाएगा ना, वो नहीं हो सकता। अगर मेरे को y लेसर देन 0 चाहिए होता तो आपको इक्वेशन क्या दी होती, ये ये इक्वेशन दी होती, तब मैं लिख देता y इज लेसर देन 0 और फिर स्क्वायर करता। ठीक है, अब हम क्या देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहते हैं हमारा, कि अगर आपका x 3 से लेके 2 से लेके 3 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा आपका, लीस्ट इंटीजर 2। 2 के इक्वालिटी है। ठीक है, ये आ रहा है आपको समझ, कि अगर मान लो x है आपका 1.5, तो इससे जस्ट पहले इंटीजर कौन सा है, 1, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1। अगर आपका x है, अब ये चीज ध्यान से देखना, प्लस वाले के लिए कोई भी कर लेते हैं। अगर आपका x है 3.9, 3.9999, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, सर लीस्ट इंटीजर। अब क्लोजेस्ट तो ये 4 है, लेकिन क्लोजेस्ट की बात नहीं कर रहे, सबसे लीस्ट क्लोजेस्ट कौन सा होगा, 3। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ गया, 3। अब ये वाले ध्यान से देखना, 1 पॉइंट दिस। ठीक है, तो इससे अच्छा एक चीज देखो, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा आएगा, -1, है ना, नेगेटिव। इसको मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, -2 से छोटा है ना, नेगेटिव के अंदर उल्टा हो जाता है। 1 2 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है।
कहने का मतलब है ये, अब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया, -2। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना हमेशा। अगर ये चीज प्लस होती, मान लो ये चीज ऐसे होती, तो क्या आता, 1 आता तब। ठीक है, तो ये है, और क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ले लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या कहता है आपका, कि अगर कि ये हमारी किसी एक्स की डेसिमल क्वांटिटी को बताता है। ठीक है, मतलब कितने कितने बड़े बड़े फंक्शन है, मतलब एक पूरे एक्स को सामने ला के रख दिया। ठीक है, ये देखो ना आप, अगर एक्स आपका 9.1 है, तो इसको किस तरीके से लिबरेट करने के लिए हमने एक फंक्शन बना दिए कि भाई इसको 9 प्लस 0.1 लिख देते हैं। तो इसके लिए अलग फंक्शन है, इसको बोलते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और इसके लिए अलग फंक्शन है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कितनी बढ़िया बात है ये। ठीक है, और ये आपका एक्स है, तो एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, 9 प्लस 0.1। तो इसके लिए एक्स, अगर एक्स आपका 9.1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0.1। तो फ्रैक्शनल पार्ट आ गया आपका 0.1। अच्छा, अब इसका ग्राफ, चलो मैं तुमको बाद में बता दूंगा, पहले फंक्शन समझा देता हूँ। तो इसको आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो अगर आपसे ये नहीं निकल रहा, तो आप एक काम करो, जैसे मान लो आपको एक्स दे रखा है 100.1, और आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो आप क्या करोगे, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। तो इसका कितना आ गया, 0.1, या फिर सीधे डेसिमल प्लेस लिख दो यहाँ पे। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की एक वो होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज ऑलवेज लेसर देन इक्वल टू ये, क्योंकि 1 हो गया तो इंटीजर बन जाएगा, इंटीजर ही होता नहीं है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का देख लेते हैं ग्राफ। अगर देखो मान लो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ बनाना है, तो अगर x मान लो हमारा 1 से इसके लिए हमेशा केसेस लेने पड़ेंगे। अगर आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपको केसेस लेके ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो अगर हमारा ये दे रखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया मेरा 0, 0 डालेंगे तो 0 आएगा। 1 पर, क्या देगा ये, 1। देखो 1 से जस्ट पहले 0 देगा, 0.999 पे 0 देगा, तो इसलिए मैंने ऐसा ब्रेक कर दिया है। और फिर 1 पे क्या देगा, 1। देखो इसका ब्रेक का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे वैल्यू है नहीं है। देखो अगर आपको ऐसे दिया हो ये और ऊपर ये, तो कहने का मतलब है कि ये जो x की वैल्यू है ना, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू ये है, ये नहीं है, लेकिन से जस्ट बाद ये फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, ऐसे समझ, मतलब अगर मान लो x इक्वल टू 1 है, तो 1 पे आपकी ये वैल्यू नहीं है, 1 पे आपकी ये वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर 1.0001 पे देखें, तो फिर ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, ये मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही ये भी है कि 0.999 पे इसकी वैल्यू 0 है, लेकिन 1 पे 1 हो गई। अब ऐसे ही ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो ऐसे फ्लोर जैसा नहीं लग रहा। तो 2, और देखो 2 से जस्ट पहले 1.999 पे 1 है वैल्यू, और 2 पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बढ़ता जाएगा, इधर भी ऐसे ही रहेगा, नेगेटिव में भी। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का देखते हैं यार अब। फ्रैक्शनल पार्ट कैसे देखेंगे, ये। ठीक है, अब देखो ये हमेशा इसके बीच में रहता है, तो हमको एक्स का बनाना है, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो अगर आपका एक्स है यार, देखो 1 से 0 के बीच में, तो ये तो सेम ही बन गया, क्योंकि अब इस केस में ये खुद ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है। मान लो अगर आपकी वैल्यू 0.1 है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी 0.1 आएगा। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में ये कैसा बनेगा, 0 पर 0 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट, और 1 कभी हो नहीं सकता। इसकी रेंज मैंने आपको बताई है, देखो कहाँ गई रेंज, मैंने आपको बताई है ये रही, कि 0 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा इधर ही इसके अंदर अंदर रहेगा ग्राफ, ये ऐसे। अभी देखो x है ना, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही आएगी ये इधर, बस 1 पे ब्रेक हो जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मान लो x हमारा
2 से लेकर के 1 के बीच में है, तो अब देखो 1 पे क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शनल पार्ट 0 रहेगा, क्योंकि वो तो पूरा इंटीजर है, तो उसका डेसिमल पार्ट तो कुछ रहा नहीं। तो 1 पर x इक्वल टू 1 पे आपका 0 रहेगा, और फिर ये ऐसे बन जाएगा 2 तक। ऐसे क्यों बन गया? क्योंकि वह देखो y इक्वल टू x वाली लाइन ही तो कंटिन्यू हो रही है वापस से, है ना? अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो देखो मैं और बताता हूँ। x इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लिख लो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अगर आपका x इसके बीच में है, ठीक है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 1। तो अब ये x माइनस 1 वाली ही लाइन है, ठीक है? x की जगह 1 डालो तो 0 आ गया, 2 डालेंगे तो 1 आ गया, लेकिन 2 पर एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, यहाँ पे ब्रेक आएगा, और 2 पर ये कितना हो जाएगा? 0। आया समझ? तो फिर ये ऐसे ही रहेगा। अगर आपको मैं काफी जल्दी बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना। ये ऐसे रहेगा। स्लोप इस ग्राफ का 1 रहेगा हर पार्ट के लिए, इसके लिए भी 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1। बस लाइन ऊपर नीचे देखो है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ही, बस वो एक बार यहाँ है, फिर एक बार ऐसे बन गई, फिर एक बार ऐसे बन गई। ऐसे समझ?